नमस्कार। आज हम गेट के पेपर से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ वाकई मजेदार और मुश्किल सवालों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि इनसे हम क्या जरूरी बातें सीख सकते हैं। ये जो सवाल हम देखने वाले हैं, ये सीधे गेट के एग्जाम पेपर से लिए गए हैं। मतलब ये असली और काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मामला किस स्तर का है। तो आते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम पर। यह सवाल कोवेरिएंस और कोरिलेशन की हमारी समझ को टेस्ट करेगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इतने खास क्यों हैं। तो सवाल सीधा है। हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स हैं x और y। दोनों का मीन है 0.5। एक नया वेरिएबल बनाया z, जो कि x और y का जोड़ है। अब दिया यह है कि z का वेरिएंस 0 है, तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू पता लगानी है। इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि var ऑफ x प्लस y सिर्फ var ऑफ x और var ऑफ y का जोड़ नहीं होता। इसमें एक कोवेरिएंस टर्म भी आता है जो हमें बताता है कि ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव करते हैं। और ये रही दूसरी सबसे जरूरी जानकारी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये खासियत है कि इसका वेरिएंस इसके मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन का स्क्वायर करके दोनों वेरिएबल्स का वेरिएंस निकाल लेंगे, जो होगा 0.25। फिर इन वैल्यूज को हम अपने मेन वेरिएंस फॉर्मूले में डाल देंगे। क्योंकि हमें var z 0 दिया गया है, हम पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखकर बस r के लिए सॉल्व कर लेंगे। और देखिए हमारा जवाब आ गया -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेरिएंस ऑफ सम के 0 होने के लिए x और y का परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड होना जरूरी है। मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा ठीक उतनी ही मात्रा में घटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। यह सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक ऐसे बेसिक रूल के बारे में है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल यह है कि अगर हम 2 नॉर्मल वेरिएबल्स को जोड़ें तो उनका जो जोड़ होगा, क्या वो हमेशा नॉर्मल होगा या फिर इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारा प्यारा बेल कर्व स्टैटिस्टिक्स में हर जगह मौजूद है और इसकी एक कह सकते हैं जादुई प्रॉपर्टी है। ये एडिशन के अंडर क्लोज्ड होता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब सबसे मजेदार बात यही है, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन को तोड़ता है। लोगों को अक्सर लगता है कि वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बिना शर्त का नियम है। नॉर्मल प्लस नॉर्मल इज ऑलवेज नॉर्मल। बात खत्म। तो जाहिर है सही जवाब है ऑप्शन ए। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक बेहद जरूरी फैक्ट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और अब आते हैं हमारी आखिरी प्रॉब्लम पर। ये 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे भी समझते हैं। तो यहां एक वेरिएबल x है जो -2 से 10 के बीच कहीं भी हो सकता है और हर जगह होने की संभावना बराबर है। फिर y को x के फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया गया है और हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम अब पूरी दुनिया को नहीं देख रहे। हमारा सैंपल स्पेस अब छोटा हो गया है। हम सिर्फ उस हिस्से को देख रहे हैं जहां हमें पता है कि इवेंट b यानी x > 5 सच है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम y वाली कंडीशन को x की भाषा में बदलेंगे। फिर हम अपने 2 इवेंट्स a और b को पहचानेंगे। अब हमारा नया सैंपल स्पेस b है जो 5 से 10 तक का इंटरवल है। बस अब हमें वो हिस्सा निकालना है जहां a और b दोनों हो रहे हैं और उसे b की टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना है। और कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है 0.3। क्योंकि सवाल में 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने को कहा गया है, हमारा फाइनल आंसर होगा 0.300। अच्छा, तो इन 3 सवालों को हल करने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही फंडामेंटल आइडियाज को एक्शन में देखा है। तो क्या सीखा हमने? पहली बात, वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता यानी कोवेरिएंस बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास स्टेबिलिटी होती है। और तीसरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे हमारे देखने का नजरिया बदल देती है। और इन सब से ऊपर ये सभी प्रॉब्लम्स हमें सिखाती हैं कि किसी भी मुश्किल सवाल को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
तो आखिर में ये सवाल सोचना चाहिए कि ये सब सिर्फ एग्जाम के सवाल नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फाइनेंस और इंजीनियरिंग डिज़ाइन तक यही प्रिंसिपल्स हमारे आसपास की अनिश्चित दुनिया को समझने और मॉडल करने में हमारी मदद करते हैं। वाकई सोचने वाली बात है।